नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम मध्यकाल और मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्यकाल में आज बात गरीबों के उत्थान की, किसानों के कल्याण की, नारी सशक्तिकरण की, युवाओं के लिए रोजगार की। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार का दावा हर वर्ग के कल्याण का है। महिला, गरीब, युवा, किसान, मोहन सरकार इन चार वर्गों को मिशन मानकर चल रही है। इनके कल्याण और उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि जैसी नियत वैसी बरकत। हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, चाहे वो बहनों के लिए लाडली बहना योजना की बात हो, बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, किसानों के लिए किसान कल्याण योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, या फिर युवाओं के रोजगार की बात हो, या फिर गरीब कल्याण की योजनाओं की बात हो। विकसित भारत के मिशन 2047 के लिए मध्य प्रदेश देश की समृद्धि और विकास की गाथा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। दरअसल मऊगंज में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खेत में किसान और सीमा पर जवान दोनों का सम्मान हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है। किसान सम्मान निधि तथा अन्य प्रोत्साहन गतिविधियों के माध्यम से राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। पर्याप्त सिंचाई और बिजली की उपलब्धता प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित की जा रही है। लाडली बहनों के खाते में जारी की जा रही राशि दीपावली के बाद से 1500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी, जिसे वर्ष 2028 तक प्रतिमाह 3000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 नए मिशन शुरू किए हैं, जिसमें दशकों से उपेक्षा के शिकार रहे समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के जनवरी 2025 में मिशन मोड में प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है, जिससे इनके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की पहल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में भाइयों को दे रहे हैं। ये हमारी सरकार है। किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि, बहनों को लाडली बहना राशि। अरे ये पैसे नहीं है, ये जैसे खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान का प्रश्न है, सम्मान का। तो दोनों हाथ जोड़ के किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाइयों के लिए भी। हमारी भावना है कि हमारे हर वर्ग की बेहतरी के लिए हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, युवा, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए बहनों के भी चिंता मत करना। आपके लिए इसी दीपावली के बाद 1500 रुपया महीना चालू करेंगे। लाडली बहना आपकी राशि 1500 रुपया। और इतने में भी मत बैठना। हमने कहा 2028 तक चुनाव में धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3000 रुपया महीना लाडली बहनाओं के लिए। जैसी नियत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चारों तरफ काम कर रही है। इसलिए यहां पर भी जब आपकी सिंचाई परियोजना की बात आई तो 4 जिलों में लाभ मिलने वाला है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, चारों के चारों, और कितना बड़ा एरिया है, लगभग सब मिला करके जो मुझे बताया गया है 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सिंचाई। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमान से। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी जुड़ेंगी कुछ देर में। साथ ही प्रवक्ता कांग्रेस प्रतिभा विक्टर जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी में हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। चर्चा की शुरुआत में प्रतिभा विक्टर जी के साथ करूंगा। प्रतिभा जी, मध्य प्रदेश की सरकार और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समय समय पर यह कहते रहते हैं कि गरीब के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन पर काम किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। युवा और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनका भी उत्थान हो सके, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन हम समय समय पर देखते हैं कि सरकार की योजनाओं को कटघरे में अक्सर कांग्रेस खड़ा करती आई है। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी है, जैसा कि अभी आपने हमें बताया, परंतु 1.5 लाख मीट्रिक टन जो खाद मंगवाया गया
उसके बाद इतनी ज्यादा किसानों की लाइनें लग रही है, तो इसका क्या मतलब निकाले हम कि क्या काला बाजारी हो रही, जिस तरीके से खाद की किल्लत हो रही है। मोदी सरकार ने 11% इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी इम्पोर्टेंट कॉटन के ऊपर से, तो फिर भारत के जो कॉटन वाले किसान है उनका क्या होगा? क्या कॉटन का एरिया खत्म हो जाएगा? ये जो इम्पोर्टेंट कॉटन को आपने इसकी इम्पोर्टेंट ड्यूटी खत्म कर दी। आप बात करेंगे खाद की, तो उसमें एनपीके या डीएपी हो या अन्य खाद हो, जो 2014 या उसके बाद में जो मूल्य थे उनके, तो उनके मूल्य अभी बाजार में, जैसे डीएपी का आप मूल्य देख लीजिए तो 1750 रुपए में मिल रहा है, एनपीके 1650 में मिल रहा है। तो इतना ज्यादा महंगा कर दिया। और आप किसान कल्याण की बात करते हैं, सब्सिडी की बात, इसकी बात करते हैं, आप सम्मान किसान को आप राशि दे रहे, तो राशि देने से मतलब क्या निकल रहा है? आप उनको सब्सिडी दे नहीं रहे। आपने खाद के दाम इतने बढ़ा दिए, एमएसपी पर कोई कानून सरकार क्यों नहीं बना रही है? और लाडली बहना की आप बात कर रहे, तो आपने पहली किस्त तो आपने 1000 रुपए दिया, उसके बाद आपने 1250 दिया, अब राखी पे आपने 250 रुपए शगुन के दे दिए। तो फिर आपने राखी पे जब शगुन के दिए तो सितंबर में वो आपने 1500 कर दिए टोटल मिला के, तो फिर अभी उसको क्यों छोड़ दिया? दिवाली का इंतजार क्यों कर रही है मोहन सरकार? आप बात कर रहे हैं हम 2028 तक धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो ये धीरे धीरे चीटी की चाल कब तक चलती रहेगी मोहन सरकार? और 2023 के बाद कोई भी नई महिलाओं के नाम उसमें जुड़े नहीं। हमने अभी अखबार के माध्यम से सुना था कि 43,000 बहनों के नाम जुड़ेंगे। अब ये 43,000 बहनें कौन है? इनका क्या मापदंड है? जो अभी तक तो वो पोर्टल खुला नहीं है। 43,000 नए नाम जुड़ने की बात चल रही, तो ये 43,000 कोई स्पेसिफिक महिलाएं जिनके नाम जुड़े जा रहे हैं, तो ऐसी कई सारी बातें नहीं। लेकिन प्रतिभा जी आप कह रहे हैं कि खाद की उपलब्धता किसानों तक हो नहीं पा रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद बैठक करते हैं, कलेक्टरों को भी निर्देश दिए जाते हैं, साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी है उनसे भी ये कहा जाता है, उनसे कड़े शब्दों में कहा जाता है कि किसी प्रकार की किसानों को कोई समस्या ना हो। वहीं सरकार ये भी कहती है, खाद बीज को की बात तो आप ठीक कह रही है, उस पर काम किया जा रहा है सरकार की ओर से, सरकार का ऐसा कहना है। लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि पर्याप्त पानी किसानों को मिल सके, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था हमने की है, उनको बिजली की उपलब्धता हो सके, उसके लिए भी हमने काम किया है। तो ये तमाम सारी जो बातें वो भी तो सरकार गिना रही है। सरकार का काम है गिराने का, सरकार गिनाएगी। अगर पानी कहीं जगह दे दिया है तो पानी के साथ साथ क्या केवल पानी से खेती हो जाएगी? वहाँ पे खाद की भी आवश्यकता है, बिजली की भी आवश्यकता है। तो कहीं पानी की किल्लत है, कहीं खाद की किल्लत है और कहीं बिजली की किल्लत है। तो हर जगह एक जैसा कार्य कहाँ हो रहा है? आप जहाँ आपको 100% करना चाहिए वहां पर आप कुछ परसेंटेज कर रहे हो, तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर होता है। क्योंकि किसान तो परेशान है खाद के नाम से। आपने खुद देखा होगा कि कितनी लाइनें लगा के किसान खड़े हुए थे, उनको खाद की कितनी किल्लत हो रही थी। महंगा ऊपर से आपने खाद इतना महंगा कर दिया, सब्सिडी आप दे नहीं रहे हैं, फिर आप उनको सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं। तो ये तो गलत है। एक हाथ से आप उनसे बटोर रहे हैं और दूसरे हाथ से आप जरा सा उनको लौटा रहे हैं, तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात हुई किसानों को। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी आपका बहुत स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा जी किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को लेकर कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ योजनाएं गिनाती है, लेकिन अगर हम धरातल पर जाते हैं तो कोसों दूर वे योजनाएं नजर आती हैं। नमस्कार। विपक्ष का धर्म वो निभा रही हैं, तो बात सही है कि उनका धर्म निभाना भी चाहिए, जो एक रीति नीति की बात करते हैं। पर बात आती है नेतृत्व की स्पष्टता या नेतृत्व और नियति की जो दृढ़ता होती है, और जो एक कहते हैं कि सुनीति के साथ, सुशासन के साथ में उसे आगे बढ़ाने की जब स्पष्टता नजर आती है, तब जाकर के ये विजन कंप्लीट होते हैं। और विजन का होना बहुत जरूरी है। विजन सिर्फ आज का नहीं, विजन 2047 तक का है, जिसमें अगर हम बात करें आज के दुनिया भर के रिसेशन और आसपास के जो देशों के वातावरण को अगर हम एनालिसिस करेंगे, उस हिसाब से हमारी महंगाई दर सबसे कम चल रही है भारत में। अगर हम आजकल के हमारे नेबर कंट्रीज की बात कर ले, वहां की अस्थिरता को अगर आप देखेंगे, उस हिसाब से सब वैश्विक पैटर्न की जो परेशानियां चल रही है, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं भारत के अंदर जो स्थिरता रखी गई है और महंगाई दर को सबसे ज्यादा नियंत्रित रखा गया है। G7 G20 की अगर हम बात करते हैं, कोविड काल के बाद में जिस तरीके के रिसेशन आया, जिस तरीके की परेशानी है, उसमें हमारी विकास दर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे रही। आज अगर हम बात करते हैं चीन के माध्यम से बात करते हैं, तो 25% निर्यात हमने बढ़ाया है। जहां देश हमारा आयातित चीजों के ऊपर निर्भर करता था, आज हम लोग निर्यात करने की कंडीशन में आ चुके हैं। इसके बाद जैसे बहनों की चर्चा करें, तो चाहे एमएसएमई के माध्यम से हो, चाहे स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, चाहे लाडली बहना के माध्यम से हो, चाहे लखपति बहना के माध्यम से हो,
हर तरह से कोशिश ये की जा रही है कि आधी आबादी को ससम्मान, क्योंकि मेरे साथ जो दोनों बहनें बैठी है वो भी जानती होंगी कि जब तक आर्थिक स्वावलंबन की ओर देश नहीं बढ़ता है, बहनों के लिए उसका एक विचार नहीं किया जाएगा। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, हम उस आयाम तक नहीं पहुंच सकते जिस आयाम तक हमको देश को ले जाना है, क्योंकि आधी आबादी का पूरा हक है। परंतु हमारी बहन जो चिंता जता रही है वो बिल्कुल सही है, उनको कहना उनकी जगह ठीक है, परंतु ये चिंता उस स्टेट्स में कहाँ चली जाती है जहाँ पे इनकी शासन में इनका खुद का शासन। हिमाचल में किसानों की स्थिति को आप एनालिसिस कर लीजिए, कर्नाटक में एनालिसिस कर लीजिए, तेलंगाना में एनालिसिस कर लीजिए, आपको पूरे आंकड़े मिल जाएंगे। कुछ भी मुझे बताने की हवा बातें जो हो रही है वो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है, हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों का विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि किसान समृद्ध हो रहा है, हर किसान के खेत तक पानी पहुंच रहा है, हर किसान को पर्याप्त बिजली मिल रही है? क्या वाकई में जो लाडली लक्ष्मी योजना, माफ कीजिए लाडली बहना योजना है, उससे महिलाएं सशक्त हो रही है? और कितनी महिलाएं उससे सशक्त हुई है? क्या जो रुपए उनको खाते में जाते हैं उससे उनका जो स्वावलंबन है वो बरकरार है? क्या वे अपने लिए नए रोजगार स्थापित कर पाई है? क्या हम इस दिशा में कह सकते हैं? देखिए अभिजीत जी, ये बात को मैं बिल्कुल स्पष्टता से स्वीकार करूंगी कि जिस योजना का जिस आयाम तक पहुंचना चाहिए था उसका अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 70 to 80% तक इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है। उसका अभी आगे और इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इसके कारण दो कारण रहे। जमीनी स्तर पे जब कार्य करते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगा जब स्टार्टिंग हुई थी लाडली बहना योजना, ये मैं ग्रामीण अंचल पे जहाँ काम करती हूँ वहां की रिपोर्ट बता रही हूँ, उन्हें आधे से टाइम तक कुछ बहनों को ये लगा कि फॉर्म तो भरे जा रहे हैं पर पैसे नहीं आएंगे। लोगों को ऐसा मिथ्या था, क्योंकि ऐसा होता भी था पहले सरकारों में, तो उन्होंने कहा कि कोई पैसे नहीं आएंगे, तो कई लोगों ने वो निरस्ता के चलते अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाए। और जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और जब दूसरों के खातों में पैसे आने शुरू हुए तब उनको आश्चर्य हुआ कि नहीं ये तो पैसे आने लगे, गवर्नमेंट ने तो पैसे देने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार की जब कह सकते कि असमंजस की स्थिति के कारण भी कई लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाया। उसके बाद में भी पोर्टल्स ओपन किए गए और अगर जरूरत लगेगी तो कोशिश की जाएगी कि आगे भी उसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। जो बहन ने चिंता जताई है, डेफिनेटली नए नाम भी ऐड किए जाएंगे, परंतु अभी उसके ऊपर सरकार ने कोई स्पष्ट गाइडलाइन दी नहीं है, इसलिए मैं उस चीज के लिए नहीं बोलूंगी। परंतु अगर हम बात करते हैं जो स्व सहायता समूह की ग्राउंड लेवल की मैं बात करती हूँ, अगर आप जाकर के देखिए बहनों ने जब अपना खुद का छोटा व्यवसाय, मैं बहुत स्मॉल स्केल्स की बात कर रही हूँ, जब अपना छोटा छोटा उन्होंने शुरू किया तो आज वो तो स्वावलंबी बनी ही है, साथ में उसने अपने परिवार को भी स्वावलंबन की ओर लेकर के गई है। और ऐसे एक नहीं, आप वनांचल में जाकर के देख लीजिए, ग्रामीण स्तर पे देख लीजिए, बहुत अच्छे से बहनें उस योजना को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, बेहतरी के साथ अपने परिवार को भी सशक्त कर रही हैं। और इस चीज के कारण ऐसा नहीं है, जो लोग दूसरों के ऊपर निर्भर रहते थे, छोटे छोटे चौकीदार या इस प्रकार का भी काम करते थे, वो खुद अपना धंधा और व्यवसाय शुरू करके आज आर्थिक तौर पे स्वावलंबी बने हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर के जब इन चीजों को देखते हैं, और यही एक कारण है। एक छोटा सा सवाल और प्रियंका जी, विपक्ष हर बार इस बात को उठाता है, ये लगातार वो ये सवाल करता है कि गरीब जो है वो गरीब होता चला जा रहा है और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए ये मैं नहीं कहती, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि पहले पर व्यक्ति आय 11,000 रुपए तक हुआ करती थी और आज 1,46,000 रुपए पर व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की पर कैपिटा बढ़ चुकी है। किसानों की 16 लाख हेक्टेयर तीसरी फसल का रकबा बढ़ा है अभिजीत जी। तो तीसरी फसल का रकबा जब बढ़ता है तो ये मैं नहीं कहती, ये किसान खुद स्वीकार करते हैं कि तीसरी फसल मोस्टली उनके लिए मुनाफे की रहती है। 2 फसल तक तो उनका मामला थोड़ा बहुत ठीक रहता है, परंतु तीसरी फसल पूरी तरीके से उनके लिए लाभकारी होती है। तो अगर हम कहें कैन बेतवा लिंक हो चाहे कालीसिंध परियोजना के माध्यम से, कोशिश यही की गई कि तीसरे से जो पानी का रकबा भी बढ़े, सिंचित के सिंचाई के लिए भी पानी जन जन तक पहुंच पाए, पीने के लिए पानी पहुंच पाए। अब मैं फिर यही कहूंगी कि जो योजनाएं धरा तक, कुछ योजनाएं 90% तक पहुंची है, कुछ 80% तक पहुंची है, यानी कि उन पर काम जारी है और धीरे धीरे लोगों का भला होता दिखेगा हमें, आप ये कहना चाह रही हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। के साइनी जी, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, क्या वास्तविकता में उससे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो बदल रही है? मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो निखर कर सामने आ रही है? विजय जी, आपको और आपके सारे पैनलिस्ट और दर्शकों में नमस्कार। जो आपने सवाल पूछा है कि ये धरातल पे कितना कारगर हो रहा है, क्या इनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहा है, तो ये तो स्लो प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई आपको दिखाई देगा। लेकिन मेरा चिंता ये है कि जब सरकार इस तरह के सोशल स्कीम्स लाते हैं तो उसके लिए अलग सा बजट का जो है प्रावधान होना चाहिए। अगर सरकार के पास बजट है और आप इस तरह के योजनाएं लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या है कि राज्य जो है वो
लगातार जो है डेट पे चला जाता है। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश जो है वो जो टॉप 6 स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा डेट में, उनमें से एक है। तो अगर हम इसमें से अर्निंग, जो ये प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं है, अगर आप सबके अकाउंट्स में पैसे, जैसे किसानों को पैसे जा रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, यूथ को दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो प्रोडक्टिव होता है तो फिर जो प्रदेश का जो बजट है वो स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए सरकार को पहले बजट का अलॉटमेंट, नहीं तो बाकी डिपार्टमेंट्स, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश जो है हेल्थ सेक्टर में भी अब बाकी देशों के मुकाबले में बहुत नीचे है। माल न्यूट्रिशन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो इन सब आंकड़ों में अगर अपन सोशल इंडिकेटर्स देखते हैं तो मध्य प्रदेश अभी भी काफी नीचे है। तो ये अगर हम सिर्फ एक ही तरफ डाइवर्ट कर देंगे सारा जो बजट है प्रदेश का, तो बाकी जगह इसका मतलब इफेक्ट होता है। तो इसमें दो बातें हैं, अगर इकोनॉमी आपको देखनी है तो इसको किस तरह से आप प्रोडक्टिव बनाएंगे, आगे चल के किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, यूथ को आत्मनिर्भर बनाएंगे, यहाँ पे रोजगार का कैसा बढ़ेगा, यहाँ पे प्रदेश में रोजगार, यानी कि जब हम योजनाएं बढ़ाते हैं, योजनाओं पर काम करते हैं, तो हमें आय के स्रोत भी बढ़ाने होंगे। बिल्कुल। तो जब तक इनका आय नहीं बढ़ेगा तो ये एक बहुत ही डेड इकोनॉमी हो जाएगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आय, जो पर व्यक्ति आय जो बता रहे हैं, वो अभी भी बहुत कम है। तो मध्य प्रदेश को आज कॉम्पीट करना है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है, ये जो है आज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। तो अगर हम मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे जितने रिसोर्सेस है उसका हम उपयोग नहीं करके सिर्फ इस तरह से सोशल स्कीम्स में पैसा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और जब तक इसमें क्या वो निकलेगा, आगे इसमें कोई फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली सबको बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपके अकाउंट में 2000 रुपए भी आते हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, कि साइकोलॉजिकली भी अच्छा लगता है, इकोनॉमिकली भी आपको लगता है कि हमारे पास कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है सबसे ज्यादा नुकसान स्टेट को होता है, स्टेट इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो ये दोनों चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। सोशल सेक्टर में आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश में काफी बेरोजगारी है, महिलाएं काफी पिछड़ी है, उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनका खुद का, एटलीस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो फार्मर के तौर पे कर रही हैं, घरों में काम कर रही है, कई जगह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। तो उनके अकाउंट में जब पैसा आता है तो निश्चित तौर पे उनको एक तरह से आत्मबल मिलता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ए प्रोडक्टिव इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है। प्रतिभा जी, अभी आप कह रहे थे कि सरकार सिर्फ योजनाएं गिनाती है, लेकिन अभी आपने प्रियंका जी को सुना, उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि योजनाओं पर काम जारी है, कई योजनाओं में 90% तक काम हो चुका है, लोगों का 90% तक हित हो चुका है। धीरे धीरे, क्योंकि हर एक काम जो है वो प्रोसेस की तरह होता है, क्योंकि जब हमने भी पढ़ाई की है तो हम पहले स्कूल में आए, फिर हम कॉलेज में आए, हमने ग्रेजुएशन किया, फिर हमने मास्टर्स किया, एक प्रोसेस के थ्रू सारा काम होता है। एकदम से किसी के साथ पूरा एक चमत्कार हो जाए, ये तो संभव है नहीं है ना। तो सरकार भी उसी प्रोसेस के साथ काम कर रही है, लोगों को भला करने के लिए उनके लिए उनकी तरफ से काम किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2 दशकों से सरकार है, तो क्या अभी तक हम ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में अपना ये प्लेटफॉर्म ही तैयार नहीं किया, लगातार अभी तक बेस बनाने में, आधार बनाने में ही लगी हुई है। हर साल नई नई योजना होती है, इनके आप सबमिट देखिए, लगातार शिवराज जी के समय भी सबमिट हुए, मोहन यादव जी ने भी कई सबमिट करवा लिए, संभावित से भी सबमिट करवा लिए। तो इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के युवा इतने बेरोजगार है, यहाँ से पलायन हो रहा है। तो ये कैसा आप सबमिट करवा रहे, कैसी योजना बना रहे हैं कि लगातार अभी तक उसका कुछ क्रियान्वयन हमें दिख ही नहीं रहा है सामने। महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप लाडली योजना में आप कह रहे हैं कि स्वावलंबी बना रहे हैं महिलाओं को, तो कैसे स्वावलंबी बन रही है? आपने उनके जो किचन के आइटम्स इतने महंगे कर दिए, तो वो आप उनको 1250 रुपए दे रहे हैं, तो कहाँ, वो तो महंगाई नहीं चले जा रहे हैं, उनके इस हाथ से आ रहे हैं, उस हाथ से जा रहे हैं। तो सरकार कह रही है बढ़ाएंगे, सरकार बढ़ा भी रही है, तो बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे? अभी 2025 है आपका, तो जो टारगेट है 2028 में जब चुनाव आएंगे तो उसको आप चुनावी तौर से एक बढ़ाएंगे। जब 3000 रुपए की हमने भी बहनों को 3000 रुपए कर दिया। अच्छा प्रतिभा जी, जब आप इस योजना को लेकर बात कर ही रही हैं, तो पहले कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जाता था कि सिर्फ ये चुनावी वादा है, आएंगे 1-2 महीने में इस योजना को बंद कर दिया जाएगा, फिर कहा कि 6 महीने बाद इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। और कांग्रेस की ओर से लगातार वह जो नेता है वो कहते रहे हैं कि इस योजना को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ये योजना लगातार चल भी रही है और उसकी राशि भी बढ़ाई जा रही है। पहले 1000 थे, अब 1250 रुपए हो गए, अब उसको 1500 रुपए किया जाएगा। और सरकार तो कह रही है ना कि हम 2028 तक 3000 रुपए ले जाएंगे इसको करने के लिए।
जी हाँ, वो वही कह रहे, बंद जैसे ही तो बात है, पहले 1080, 1250, अब जाके 1500 करेंगे दिवाली के बाद भाई दूज तक। उसके बाद 3 साल का टारगेट लिया है आपने 3000 रुपए करने का। तो ये तो बंद जैसे ही हो गया ना, आप धीमी गति से चल रहे हैं, आप डायरेक्ट फायदा कहाँ दे रहे हैं? आपने 2023 में कहा था बहनों को कि हम करेंगे, अब 5 साल बाद जाके जब चुनाव का समय आएगा उसके 1-2 माह पूर्व आप उसको 3000 रुपए देने स्टार्ट करेंगे। तो ये तो बात वैसे ही हो गई है कि भाई आपने कहा और 5 साल बाद इसको फायदा दे रहे हैं सामने वाले को। हितग्राही को फायदा डायरेक्ट 5 साल तक लगातार कहाँ मिल रहा है? ठीक है। और आपने 1.5 करोड़ के आसपास महिलाओं को आपने इसमें हितग्राही बनाया। उसके कुछ महीनों बाद ही आपने कई लाख बहने थी, करीबन 4.5 लाख बहनों के नाम आपने किसी न किसी उसको बता के, क्राइटेरिया में कमी बता के उनके नाम काट दिए। तो वो भी तो बहनें गरीब वर्ग की थी, सारे अपने उन्होंने फॉर्म सबमिट करे, उसके बाद उनको क्यों आपने वंचित कर दिया? उसके बाद आप 43,000 नई बहनों के नाम जोड़ रहे हैं। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आती। वहाँ पे 4.5 लाख आपने काट दिए और यहाँ पर आप 43,000 बहनों के नाम बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें भी सामने रखना चाहिए सरकार को। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी बहन की मैं चिंता खत्म कर दूं कि किचन के प्रोडक्ट्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस शासन काल में 27% टैक्सेशन हुआ करता था, आज 5% पर आ गया है। तो महंगाई उस सेक्टर में बढ़ी नहीं घटी है। 5% और 27% में बहुत डिफरेंस होता है, मैं बता सकती हूँ। दूसरी चीज आप लोगों ने कहा तो मैं आपको ये बता दूं कि हर मंच पे जब 2023 का चुनाव था, जब लाडली बहना योजना के बारे में मंचों पर से अनाउंसमेंट किया जाता था तो बार बार ये स्लैब्स बोले जाते थे, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और 3000। कभी भी किसी भी मंच पे से डायरेक्ट 3000 रुपए देने की बात नहीं कही गई। और तो और इसके बाद भी जनता ने हम पे विश्वास जताया और आज भी विश्वास जता रही है क्योंकि उन्हें मालूम है। परंतु शायद मेरी बहन भूल गई कि कर्नाटक में आप लोगों ने बहनों को ट्रांसपोर्टेशन फ्री देने की बात कही थी, जो आज तक नहीं हो पाया। 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात आपने कही थी, वो आज गायब। देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि उसमें आपने कितने भेद लगाए, कितने उसमें फिल्टर्स आप लोगों ने लगाए, वो आप भी जानती है प्रतिभा जी। उस समय आपने सभी के लिए कहा था और बहनें इस चीज के लिए कंडक्टर से लड़ाई करते हुए कई वीडियो भी आए थे। फिर आपने कहा था नहीं उसमें हम किया जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अभी कर्मचारियों की जेब कैसे काटी जा रही है, हिमाचल का एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, मेरी बहन उसको भी पढ़ सकती है कि आप लोगों ने किस प्रकार से उनको ओल्ड पेंशन योजना के माध्यम से स्कीम के लिए किस तरीके से प्रलोभित किया, फिर बाद में आप उनको किस तरीके से उनके ऊपर आर्थिक भार डाल रहे हैं। तो जिन स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है वहां पे आपकी कथनी करनी में कितना भेद है, ये सब जगह आज की सोशल मीडिया के माध्यम से या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण सबको सारी जानकारी है। दूसरी चीज हमारी बहन ने, साहनी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी योजना जब तक प्रोडक्टिव इकोनॉमी क्रिएट नहीं करती तब तक उसका बेनिफिट। तो इसी चीज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहन को शायद जानकारी होगी कि जनधन योजना के माध्यम से जब अकाउंट्स खोले गए थे तो ऐसे कई लोगों के अकाउंट खोले जिन्होंने कभी बैंक का मुंह ही नहीं देखा था और वो बहनें भी बैंक तक पहुंची। और आज अगर हम बात करें यूपीआई के माध्यम से जो घर घर में कैशलेस की एक शुरुआत करी, तो एक वो जो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई है व्यक्ति के खाते में जब सीधे पैसे जाते हैं। नहीं तो एक सरकार वो भी थी जिसके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ लेकिन 15 पैसे व्यक्ति तक पहुंच पाता है। तो वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए जब जनधन खाते खोले गए, हर व्यक्ति का खुद का अकाउंट खुला, लेबर्स के खुद के खातों में, आज बहनों की जो लाडली बहना की ये बहन बात कर रही है, चिंता कर रही है, आज 1,27,00,000 से ज्यादा बहनों के खातों में सीधे डायरेक्ट पैसा जाता है विदाउट किसी बिचौलिए को पैसा दिए, किसी दलाल के माध्यम से सारी चीजों को खत्म किया है। और इसके अलावा भी चाहे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे चाहे अनऑर्गेनाइज्ड फर्म्स में काम करे, उनको खाते में सीधे पैसा आ रहा है। आज ये जो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई है ये उसी गवर्नमेंट में हुई जिसकी नीति जो थी जीरो टॉलरेंस को लेकर के चल रही है। हम लोग करप्शन के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जब आपकी सरकार स्थिर होती है, नीति स्पष्ट होती है, नेतृत्व मजबूत होता है, तभी ये सारी चीजें ठीक है। शाइनी जी आप कुछ कहना चाह रही थी? शाइनी जी। जी अभिजीत जी, मैं प्रियंका जी के इसमें ध्यान में लाना चाहूंगी कि हमारे जो किसान हैं वो खाद के लिए कितना परेशान हो रहे हैं। आप बोले करप्शन में जो काम कर रहे हैं तो वहां पे ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, खाद जो है वो किसान तक नहीं पहुंच रहा है और ब्लैक मार्केटिंग के जरिए वो मतलब हायर रेट में किसान को परचेस करना पड़ रहा है।
तो जहां तक किसान को आप पैसे देते हो, पर दूसरी तरफ आपको मालूम है कि वो अन्नदाता है, उनको समय से खाद मिलना पड़ता है, नहीं मिलता है तो पूरी फसल उनका नुकसान हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं इसमें भी ध्यान देना चाहिए। हम जैसे पैसे बिल्कुल ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। देखिए समय की सीमा है, इसलिए चर्चा को हमें ये विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रियंका दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, प्रतिभा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और के साइनी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार का एक सपना है कि मध्य प्रदेश में गरीबों का उत्थान हो, गरीबों को अमीरी की श्रेणी में लाया जाए, उनका भला हो सके, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, किसानों का भला हो सके, किसानों को समय पर पानी मिल सके, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और महिलाओं को भी सशक्त बनाया जा सके। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं और ऐसी ही योजनाओं को लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।